हैं। ए टीम तो वही है ना, पीडीपी और एनसी। बुखारी साहब ने डायरेक्टली कहा कि मैं इनडायरेक्टली क्यों कहूं कि मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं डायरेक्टली कहता हूं कि मैं बीजेपी के साथ हूं। ये भी आपने सुना होगा। नहीं नहीं, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? उन्होंने ये बात नहीं इस तरीके से नहीं कही। उन्होंने बोला कि आप क्यों मुझे कहते हो कि मैं बी पार्टी हूं। मैं जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं। देखिए, आपके सेंटर में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे अभी प्राइम मिनिस्टर आपके मोदी जी हैं, तो आप राहुल जी से आपको क्या मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कश्मीर बुलेटिन देख रहे हैं आप मलिक ज़हूर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्शन का दौर है, गहमा गहमी है। एक पॉलिटिशियन अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में घुस रहा है, दूसरा तीसरी में घुस रहा है। लोगों के हवाले से देखें तो उनका भी जहन अब तब्दील होता जा रहा है। हम किसी न किसी खास शख्सियत को आपके सामने आपके रूबरू करते हैं और उनसे कुछ सवालात पूछते हैं और जानते हैं उनके जवाब। आज इसी ज़िमन में हमारे साथ डॉक्टर बिलाल अहमद मीर साहब है, जो अपनी पार्टी से खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट है, दावेदार है। जानते हैं इनसे कुछ सवालात जो अवाम के हैं और उनके कुछ जवाबात। देखते हैं कि इनके क्या ओपिनियंस है, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं इस असेंबली इलेक्शन के बाद अगर नॉमिनेट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, आपका खैर मकदम। वालेकुम अस्सलाम। चूंकि नए चेहरे हैं आप अपनी पार्टी में, और सेकंड थिंग, आपके लिए कुछ जल्दबाजी हुई होगी क्योंकि इलेक्शन का शायद ही आपको कुछ इससे पहले बताया गया हो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, विच एवर फील्ड यू हैड, जो भी आपका कोई अपना फील्ड होगा उसमें आपकी महारत होगी, हम जानते हैं। इफ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर, क्या करेंगे आप? देखिए, हम पॉलिटिक्स में सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं कि हम एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन अपने लोगों को दें। आपने देखा कि माजी में जितनी भी पार्टियां आई, दावेदारी तो बहुत हुई, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं तो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम रही है, जिस वजह से लोग नालान हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस मंच से अगर हम इलेक्टेड होते हैं तो हम लोगों के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे, वो सारी उनकी वो तकलीफ़ें दूर करने की कोशिश करेंगे जिनसे वो अभी जूझ रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि अपनी पार्टी को बी टीम ऑफ बीजेपी कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। इवन मीडिया में भी ये बातें काफ़ी आई, लोगों ने भी कहा। दे डू नॉट टॉक अबाउट 370, दे डू नॉट टॉक अबाउट 35A, दे डू नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर भी आपने अपनी पार्टी क्यों, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस सामने हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन ना आउटडेटेड हो गया है कि बी टीम है, सी टीम है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आप इंटेंशन देखें, आप जो है कैंडिडेट्स को देखें। ये तो प्रोपेगेंडा चलता रहता है। देखिए, वो हमें बी टीम सी टीम वटेवर, क्योंकि उनको लगा कि कोई जब जो यहाँ पे रिवायती जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जब उनको किसी फर्द से या किसी पार्टी से डर लगना शुरू हो जाता है तो उनके पास बहुत बोलने को बहुत झूठ है और बहुत सारे प्रोपेगेंडे हैं। और लोग जैसे कि अब इन रिवायती पार्टियों के साथ बहुत बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक उनका वो माइंड सेट जो है पकड़ लिया है और उनको वो चालाकियाँ और वो सारी चीज़ें बखूबी आती हैं जिससे कि वो अगले को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए, हम अपने बल पे उतरे हैं। अगर अगर ये बी टीम होती तो मुझे लगता है फिर मेरे लिए अच्छा था कि मैं डायरेक्ट बीजेपी को ही ज्वाइन कर लेता। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी एमएलए रह चुके हैं फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1945 में ज्वाइन किया है, जब ये एक तहरीक थी, और 12 साल वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो इतनी समझ तो है हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं और किन लोगों के साथ जा रहे हैं। बताएं खुदारा, ए टीम कौन है? आई वुड लाइक टू नो, एज वी आर स्पीकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, क्योंकि सिनेरियो वही चल रहा है। अपनी पार्टी के एक दिग्गज नेता मोहम्मद अशरफ मीर साहब जमानत जब्त हो गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और अब अपने आप को कहाँ देखते हैं आप लोग? देखिए, जमानत जब्त होना, देखिए पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन आते हैं। यहाँ कांग्रेस पिछले 75-78 सालों से ग्राउंड में है, और आपने देखा कि इस इलेक्शन से पहले
वो भी ज़ीरो हो गए थे पार्लियामेंट में, उनकी मतलब मुश्किल से वो उनको अपोजिशन का वो स्टेटस मिला। तो अभी जो आप कह रहे हैं अशरफ साहब की बात, तो एक छवि है, इस तरीके का नैरेटिव बनाया गया क्योंकि हमारे लोग बहुत सेंटिमेंटल हैं। आप इस चीज़ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंजीनियर रशीद साहब नॉर्थ से उठे और उन्होंने ये सेंटिमेंट एनकैश किया कि ये जो है मेरे बाप को छुड़ाने के लिए आप वोट दे दो। मुझे बताइए कौन सी लॉ बुक में ये लिखा गया है कि अगर किसी के ऊपर चार्जेस हैं और वो कोई इलेक्शन जीत जाता है तो उसकी रिहाई हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें लोगों को डिफरेंट तरीके से जो है उनके सेंटिमेंट को एनकैश किया जाता है। बाकी हमारी जो इरादे हैं वो मुस्तहकम हैं। तो अगर उस इलेक्शन में हमें हार हुई, लेकिन हम फिर खड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। तो सच्चाई में इसमें टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी कामयाबी बड़े जोरों पे होगी। वाई नॉट एनसी और पीडीपी बीइंग अ ग्रेट लीडरशिप जिसमें है अभी भी, वाई अपनी पार्टी, रीजन? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि यहाँ लोग देखते हैं, मतलब जो भी पॉलिटिशियन है वो कोशिश करते हैं कि हम उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ें जिनकी हवा चल रही है। लेकिन मेरा कुछ अलग कंसेप्ट है। मैं उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता था जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जिन्हें लोग किसी चीज से ना कोसें कि आप लोगों ने जो है हमारा मुस्तकबिल खराब किया, या आप लोगों ने यहाँ पे कत्लो गारत करवाई, या आप लोगों ने हमारे बच्चों को जेल भिजवाया, या आप लोगों ने यहाँ पे जो है बेरोजगारी जो है बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। वो बहुत सारी जितनी भी आप देख रहे हैं आज के दिन में जितनी भी मुश्किलात हैं, वो किसने पैदा कर दी? वो तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आई। अल्ताफ साहब तो पावर में आए नहीं। ये तो अलायंस को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस आप देख रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए और क्या होगा आगे? देखिए, अलायंस जो है एनसी और कांग्रेस का, आपने भी सुना होगा तब हम छोटे थे कि यही एनसी तब इनको गंदी नाली के कीड़े बोलते थे। ऑन रिकॉर्ड है कि जब शेख अब्दुल्ला साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे या फारूक अब्दुल्ला साहब, तो तब ये बोल रहे थे कि कांग्रेस गंदी नाली के कीड़े हैं। तो मुझे खुदा आप बताएं कि वो अब साफ कैसे हो गए। तो ये जो है सारी मतलब ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि लोगों का अभी झुकाव शायद कांग्रेस की तरफ है। जो पिछला इलेक्शन है कांग्रेस ने कम बैक किया, तो अगर हम उनके साथ अभी हाथ मिला लेंगे तो हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। तो मैं इसको इस नजरिया से देखता हूँ। हर एक पॉलिटिशियन अपना अपना एक इमोशनल चूरन बेचता है लोगों को, ताकि वो इमोशनल हो जाए और सपोर्ट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बाकी जो भी है 370 भी बेच दिया, 35A बेच रहे हैं, स्टेट हुड बेच रहे हैं, आप क्या बेचेंगे? देखिए, वो वही चीजें बेचेंगे क्योंकि वो सारी चीजें आउटडेटेड हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, आम इंसान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मुझे बताए खुदारा, क्या आर्टिकल 370 की वापसी के लिए वो चलाते रहेंगे? क्या इससे हमें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा? जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें रोड्स चाहिए, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी हद तक ख़त्म हो, उसके ऊपर हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने। क्योंकि आप देख रहे हैं कम से कम 15-20 लाख बच्चे जो हमारे हैं इस वैली में, जे.एंड.के में, तो बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की वजह से वो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं और एक मुसीबत बढ़ गई हमारे लिए। तो इससे पहले आप देख रहे थे कि पत्थरबाजी में मुब्तला हो गए थे, और बहुत सारा यूथ हमारा जो है जो जेलों में पड़ा है, जिनके ऊपर मामूली चार्जेस लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ यंग लीडर मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरा फोकस यूथ रहेगा। जैसे अभी जितने भी हमारे बच्चे, हमारे भाई, दोस्त जेलों में पड़े हैं, तो उनके लिए मैं सबसे पहले एक जनरल एमनेस्टी की अपील करूंगा कि उनको एक जनरल एमनेस्टी मिले, उनको माफ़ी मिले, ताकि वो भी अपना एक नया कैरियर और फ्यूचर स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि उनकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। अब जो ज़रिया कमाने का था, ज़रिया माश उनका था, वो बेचारे जेलों में बंद है छोटे-छोटे चार्जेस के ऊपर।
तो पहले तो मुझे मैं सबसे पहले जो है इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा, इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करूँगा। सो आप लोगों को इमोशनल नहीं बनाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जो उनके फ़ायदे के लिए नहीं है, वही बात करेंगे जो उनके भले के लिए होगी। नूर मोहम्मद थे एक, जो आपके इस पार्टी में एक दिग्गज वोकल जिसे कहे खुल के बोलते थे, क्या रीज़न हुआ चले गए? देखिए, नूर मोहम्मद क्यों चले गए, उनका क्या था, क्यों इस पार्टी को जॉइन किया था, तो मुझे जुमा-जुमा भी 8 दिन भी नहीं हुए। मैंने पिछली फ्राइडे को जॉइन किया और 2-3 दिन के अंदर नॉमिनेशन होना था। आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो अभी पार्टी को मैं उस तरीके से जाना नहीं है मैंने कि किसका क्या रीज़न रहा, वो क्यों पार्टी छोड़ के। उनका अपना ये हो सकता है कि अपनी कुछ डिफरेंसेस रहती हैं पार्टी में, सोच में डिफरेंसेस रहती हैं। हो सकता है उनको लगा होगा कि शायद उनका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, तो किस वजह से वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है उस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहिए, अभी टाइम कम है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से पॉजिटिव कैंपेन करें, एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है अपने लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारी नीयत जो है वो साफ़ है, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो क्लियर है, जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे, ये हमारी नीयत है। बाकी दफ़ा 370 के ऊपर पिछले इलेक्शन में भी अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके ऊपर वोट लिया कि हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। तो फिर आपने देखा होगा कि ऑन रिकॉर्ड है, जब पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियन थे और उनके सामने उसको तोड़ा गया। जब वोट हमें उस चीज़ के ऊपर से लिया गया, उनके सामने उसको तोड़ दिया गया और उन्हें इतनी शर्म भी नहीं हुई कि वो अपना रेजिग्नेशन टेबल पे चेयरमैन के सामने डाल देते कि हमने जो है वोट इस चीज़ के ऊपर लिया था कि हम इसको टूटने नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है, ये एक्सेशन, ये जो आर्टिकल 370 ये तो यूनियन ऑफ इंडिया ने ही हमें दिया था, तो आज आप इसको क्यों हमसे वापस ले रहे हो? अगर हमें आपने कोई हक स्पेशल स्टेटस दिया था, तो ये हमारा हक था। आपको लगता है कि एक लीडर जिसे इलेक्ट किया जाता है, या एमएलए हो या एमपी हो, अगर वो कोई काम लोगों का ना करे, तो उसको वापस बुलाने के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए कि अगर वो लोगों के लिए कुछ ना कर पाया तो उसे वापस डिमोट कर? देखिए, मेरी जो पॉलिसी है सिर्फ ना कि कैंडिडेट, बल्कि मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी लेवल पे एक अमेंडमेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के लेवल पे एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो देती हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि अगर वो मैनिफेस्टो का 80% काम नहीं कर पाए ऑन ग्राउंड, तो उनके सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, एटलीस्ट फॉर वन इलेक्शन। तो इससे क्या हो जाता कि जो भी इलेक्ट होता, हम अपना वोट दे देते हैं एक आम इंसान, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं रहता, वो बेचारा भरोसा करता है, हम उनके पास वोट लेने जाते हैं, वो भरोसा करता है, हम उसको तब बड़े वादे करते हैं, बड़ी जो है उम्मीदें देते हैं कि नहीं आपका काम होगा, लेकिन फिर हम मुड़ के नहीं देखते हैं। अपने आप को कहाँ देखते हैं इस कमिंग इलेक्शन में, कितना सपोर्ट है लोगों? देखिए, लोगों का सपोर्ट हमने शुरुआत की है, मैं नहीं बताऊंगा कि क्योंकि ये अभी तो रास्ता खुला है, तो ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन सोच सही है, इरादे बुलंद हैं। तो मुझे लगता है कि मैं यूथ के लिए आया हूँ, ताकि क्योंकि मैं एक यूथ लीडर हूँ, तो मेरा जो फोकस रहेगा, मैं कंप्लीटली फोकस्ड रहूँगा कि जो भी जितनी भी यूथ के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर बिलाल साहब जो कि रिसेंटली अपनी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। सीधे साधे इंसान लग रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने बातें की, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि हर एक लीडर, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, वो ये कहता है कि मैं जीत कर आऊंगा। इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये कहता है कि मैं सीएम बनूंगा, ये भी आपने देखा होगा। इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, रास्ता खुला है अभी अभी इनके लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरे। बताना जरूरी है कि इस बार इलेक्शन में इतने सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, भले इंडिपेंडेंट हो या स्विचिंग द पार्टी, पार्टी के स्पाइडरमैन, पॉलिटिक्स के स्पाइडरमैन, एक पार्टी छोड़ दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी छोड़ तीसरी पकड़ते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इन नेताओं को, इन लीडरों को हकीकत में अवाम के तकलीफ की कुछ खबर है, कुछ एहसास है, या बस अपनी कुर्सी की लड़ाई में अपनी दाल गरमा रहे हैं? मलिक जहूर, कश्मीर बुलेटिन, श्रीनगर।